हेलो गाइस, दिस इज सायरन एंड वेलकम यू ऑल टू चार्जिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कंबशन एंड फ्लेम के सेकंड पार्ट को कवर कर रहे होंगे। आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं कंबशन एंड फ्लेम। ये आपका स्टैंडर्ड 8 CBSE का चैप्टर है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में, यही लास्ट वीडियो जो था, उसमें हम लोगों ने मैथस्टिक तक पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका फायर एक्सटिंग्विशर पर। फायर एक्सटिंग्विशर, तो पेन पेपर लेकर बैठे, पेन कॉपी लेकर बैठे, ठीक है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लिखते भी रहे। तो फायर एक्सटिंग्विशर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए फायर एक्सटिंग्विशर को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक फायर अगर कहीं लगी हुई है तो उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फायर कंट्रोल किसी भी चीज़ का कैसे हो सकता है, देखिए इसको समझते हैं। अगर आपको मान लो कहीं पर कोई भी जगह जल रही है, कोई भी जगह पे आग लगी हुई है, वहाँ पे बर्निंग हो रही है, ठीक है, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे वहाँ पे जाके? आप क्या कर सकते हैं बताओ, एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये लकड़ी है, ठीक है भाई, ये लकड़ी है, इधर 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 यहाँ पे एकदम जल रही है। अब इसे कैसे कर सकते हैं? देखिए किसी भी फायर को कंट्रोल करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला, या तो आप ऑक्सीजन सप्लाई को क्या कर दो, खत्म कर दो। ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। या फिर सेकंड, जो भी चीज़ आपकी जल रही है, जिसे हम फ्यूल कह रहे हैं, जो भी चीज़ जल रही है जो फ्यूल, उसको आप खत्म कर दो। तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप ऑक्सीजन सप्लाई को कम करेंगे या तो हम लोग फ्यूल को खत्म करेंगे। तो या तो फ्यूल को हटाएं या तो ऑक्सीजन सप्लाई को हटाएं, तब जाके मेरा फायर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? क्लियर है बात? चलिए अब जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के तो पहले लिखते हैं इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखते हैं साथ साथ, चलिए लिखिए। डेफिनेशन लिख लिए। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर है तो फायर एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस। ये क्या है भाई? एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है फायर ब्रिगेड्स के द्वारा। कौन यूज करता है? फायर ब्रिगेड्स यूज करता है। कहीं कहीं स्कूल्स में, घरों में या किसी इंडस्ट्रीज में आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करेगा और उसके बाद फायर कंट्रोल करेगा। देखिए फायर कंट्रोल करने का दो ही मेथड थे, या तो हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करेंगे या फिर फ्यूल को कंप्लीट करेंगे, फ्यूल का कंबशन को खत्म करेंगे, फ्यूल सप्लाई को खत्म करेंगे। तो या तो फ्यूल सप्लाई को खत्म करो या तो ऑक्सीजन सप्लाई को खत्म करो, ठीक है। तो ऑक्सीजन सप्लाई खत्म करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्यूल। अब मान लो कोई चीज जल रही है, अब जाके मान लो लकड़ी जल रही है, तो ऐसे लकड़ी को ऐसे पकड़ थोड़ी लेंगे, लकड़ी को पकड़ के वहां से थोड़ी हटाएंगे, हमारा हाथ ही जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई को खत्म करते हैं, ठीक है। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या है हमारा टॉपिक? कैलोरीफिक वैल्यू। ये सी लिखा हुआ है, ठीक है, ई मत समझ, डिजाइन वाला सी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू को समझते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, पहले सुनो ध्यान से। जब हम लोग कोई भी फ्यूल को, मान लो कोई 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने 1 kg कोई भी फ्यूल था उसे बर्न किया, क्या था, 1 kg फ्यूल को बर्न किया। तो बर्न करने के बाद मेरे को जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलेगी, क्या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो मेरे को मिलती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो मिलती है, या फिर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिलीज होती है, क्या होती है, रिलीज, इसी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 1 kg ऑफ फ्यूल में क्या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है इन पर kg ऑफ फ्यूल। तो लिख लेते हैं इसको, इट इज द अमाउंट ऑफ released in फ्यूल, ठीक है। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना, इसको देखो, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या हो सकती है? देखो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज। अब यहाँ पे क्या हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। तो या तो,
बट हमने इसमें क्या करना है, किलो जूल में जानना, तो इसकी यूनिट जो होती है किलो जूल या जूल और बाय केजी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी, यानी किलो जूल पर केजी। ये हमारा किलो जूल क्या बताता है, हीट को बताता है, और ये पर केजी। एग्जाम्पल के लिए समझो, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 1000 किलो जूल, ठीक है, 1000 किलो जूल रिलीज हुई थी 5 kg फ्यूल में। कितने में, 5 kg को फ्यूल था, मान लो 5 kg कोई फ्यूल होगी, तो 1000 kg क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई, और 5 kg ऑफ फ्यूल है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 200 किलो जूल पर केजी। तो इससे मेरे को ये पता चल गया कि ये जो फ्यूल होगा, ये फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 200 kg किलो जूल पर केजी, यानी ये हर केजी 1 kg ऑफ फ्यूल में कितना एनर्जी रिलीज करेगा, 200 किलो जूल ये एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताता है, काइंड ऑफ एफिशिएंसी को भी बताएगा। अगर कैलोरीफिक वैल्यू, इसको देखो, अगर ये कैलोरीफिक वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो कोई भी फ्यूल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो कोई भी फ्यूल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, अब एफिशिएंट ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा निकालेगा, हीट भी रिलीज ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ें प्रोपोर्शनल है कि जो फ्यूल जितना ज़्यादा एफिशिएंट उतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, और जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ज़्यादा हीट रिलीज। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन। क्या है हमारा टॉपिक, पॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉल्यूशन को समझते हैं। तो पॉल्यूशन हमने इस चैप्टर में एज अ सेंस ऑफ पॉल्यूशन हमने किसके बेसिस पे पढ़नी है, फ्यूल कंबशन पर, यानी फ्यूल बर्निंग पर, यानी कोई फ्यूल अगर बर्न हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं पॉल्यूशन होता क्या। तो पॉल्यूशन इज नथिंग बट इट्स बेसिकली अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। क्या है, क्या होता है, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होता है, ठीक है। और यही अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल ही हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, जो एयर को क्या करेगा, कंटामिनेट करेगा। ये क्या करता है, कंटामिनेट करता है, कंटामिनेट करता है, किसको कंटामिनेट करता है, एयर को। तो ये एयर कंटामिनेशन का काम कौन कर रहा है, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल। और ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल क्यों होते हैं, ये कहाँ से आ गए, ये आपके फ्यूल से आ गए, जो भी हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने मान लो पेट्रोल यूज़ किया तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गई, ठीक है। तो डीजल और पेट्रोल जब बर्न करता है तो उसमें कुछ कुछ जो पार्टिकल्स है, कुछ कुछ कार्बन पार्टिकल्स है, वो अनबर्न रह गए, वो पूरी तरह से जले नहीं, ठीक है। तो ये फ्यूल जो है विच गोस, ये जाता है आपका, गोस थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन। ये किसके थ्रू जाएगा, गोस थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन कर रहा है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अगर ये इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू होगा तब जाके क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, धुआं फैलेगा, सब कोई खांसेंगे। और इस पॉल्यूशन के कारण, और ये पॉल्यूशन के कारण क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, इसके बहुत सेवरल इफेक्ट होंगे, जिसमें पहला इफेक्ट आपका होगा ग्लोबल वार्मिंग। पहला इफेक्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट जो मेरे को देखने को मिलेगा, एसिड रेन। फिर थर्ड इफेक्ट मेरे को ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी मेरे को देखने को मिलता है अगर ये CFCs अगर बढ़ते हैं तो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFCs को समझना, CFCs क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये क्या है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ठीक है। तो दोबारा से समझते हैं पॉल्यूशन क्या होता है, फ्यूल बर्निंग के कारण होता है। जब कोई भी फ्यूल इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू जाता है, तब कोई भी फ्यूल का जो कंबशन होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, पूरी तरह से जल नहीं पाता। देखो इनकम्प्लीट रहता है तब जाके क्या होता है, वो पॉल्यूशन करता है, तब जो जाके वो पॉल्यूट करेगा एयर को। और वो फ्यूल क्या क्या हो सकता है आपका, पेट्रोल, डीजल, या कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे आपका लकड़ी भी हो सकता है, लकड़ी भी एक फ्यूल है, कोल भी हमारा एक फ्यूल है, ठीक है। CNG भी हमारा एक फ्यूल है, बट CNG एज ए क्लीन फ्यूल है, ठीक है। एक है क्लीन फ्यूल, ये उतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता, ठीक है। तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल फ्यूल, और ठीक है, और ये कंटामिनेट करेंगे एयर को। अब देखिए, अब इसमें है हमारा एक और टॉपिक जो कि है एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहीं पर समझ लेते हैं। जब भी कोई फ्यूल
फ्यूल बर्न होगा और वो इनकम्प्लीट कंबशन में जाएगा, इनकम्प्लीट कंबशन करेगा, तब आपके सेवरल गैसेस रिलीज होते हैं। ठीक है, जो भी गैसेस होते हैं रिलीज, जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिलीज होता है और यही कार्बन मोनोऑक्साइड आपको गिफ्ट में देगा, क्या देगा आपको, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। क्या देगा आपको गिफ्ट में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को देता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का मेन कारण क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स में हमारा कोल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सब कुछ, एवरीथिंग। तो जो भी इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जितना ज़्यादा रिलीज होगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। ठीक है, और ये सब इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे लाइक ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है पहले समझते हैं, तीनों को समझते हैं डिटेल में। चलिए तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। अब वर्ड से ही देखो क्या लग रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ये जो वर्ड है ग्लोबल, क्या है वर्ड, ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड, क्या मतलब हो गया इसका, थ्रू आउट वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वार्मिंग का मतलब क्या हो गया, हीट। हीट डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, हीट से। तो देखिए, जब थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में, पूरी धरती जब गर्म हो जाएगी तो उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, एमिशन ऑफ, इसका मेन रीजन होता है आपका एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस हो गए। ठीक है, तो जितने भी ये सारे गैसेस होते हैं उसके साथ साथ आपका CFCs हो गए, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे, तो इन सब का मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं दोनों का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का, CFCs, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, मेजर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो ग्लोबल वार्मिंग तो हो गया, धरती गर्म हो गई। ठीक है, अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता है, इससे क्या क्या बढ़ता है, अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता है, जिस कारण से आपको ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपको सर्दी के मौसम में गर्मी लगेगी, गर्मी के मौसम में सर्दी लगेगी, बारिश के टाइम पे बारिश अच्छे से नहीं होगी, और गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो जाएगी, ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही ठंड हो जाएगी, जो आजकल होता है। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है कि ठंड एकदम से बढ़ जाती है और कभी कभी देखो शर्ट पे आना पड़ता है, कभी एकदम मोटा जैकेट पहना हो तो कभी शर्ट पहना हो, कभी टी शर्ट भी पहनने की नौबत। तो ये क्या है, वेदर पैटर्न बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होता है। तो इसके इफेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो इफेक्ट्स का मेजर इफेक्ट इसका होता है क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक और अ काइंड ऑफ वेदर को बहुत ज़्यादा चेंज करता है। कौन चेंज करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वेदर पैटर्न चेंज करेगा, उसके साथ साथ रेनफॉल पैटर्न को भी चेंज करता है, रेनफॉल पैटर्न को भी चेंज करेगा। अब रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा तो सोचो, जिस जगह पे पहले अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे कम बारिश होने लगेगी, सोच रहे हो, पानी की भी कमी, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब इससे बच कैसे सकते हैं, तो इसका मेन एक ही काम है भाई कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, अपने इन्वायरमेंट को हरा भरा करो। इन्वायरमेंट हरा भरा होगा तो हर जगह हरी भरी होगी। ठीक है, तो दुनिया खूबसूरत होगी। तो जितना ज़्यादा कम हम लोग फ्यूल्स का यूज़ करें, तो इसके लिए आजकल वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, तो ईवीज का ट्रेंड आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो ईवीज का यूज़ कर सकते हैं, CNG वाले ऑटो का यूज़ करें। ठीक है, CNG वाले ऑटो, मोबाइल्स का यूज़ करें, उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। ठीक है, ऑटो का यूज़, सिंपली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अपना पर्सनल व्हीकल्स मतलब कहीं जा रहे हो तभी निकालें आसपास के लिए, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि अगर मान लो एक बस अगर चल रही है तो वो 60 लोगों को लेकर जा रही है, और 60 लोग एक ही बस में जा रहे हैं, तो बस कुछ अमाउंट ऑफ पोल्यूशन कर रही है। मान लो बस ने कुछ अमाउंट ऑफ पोल्यूशन किया, मान लो बस ने 2 यूनिट काइंड ऑफ, चलो 10 यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन करती है एक बस। ठीक है, कोई भी 10 यूनिट पोल्यूशन एग्जाम्पल के लिए करती है, और मान लो एक जो बाइक है वो मान लो 1 यूनिट ही पोल्यूशन करती है कहीं किसी जर्नी में, एक बाइक जो है 1 यूनिट पोल्यूशन। अब देखो एक बस में कितने लोग आ सकते हैं, ऑलमोस्ट 60। चलिए छोटी बस है 50 ले लेते हैं, 50 लोग हैं,
तो अगर 50 लोग हैं, अब ये सारे मान लो इन सभी 50 लोगों ने अगर बाइक ले लिया, ठीक है, तो एक बाइक 1 यूनिट ऑफ पोल्यूशन करे, तो 50 लोगों ने कितने बाइक ले लिए, तो टोटल हो जाएगी 50 बाइक, ठीक है। अब ये 50 बाइक होगी तो ये कितने यूनिट पोल्यूशन करे, 50 यूनिट। देखो कितना, देखो यहाँ पे 10 यूनिट पोल्यूशन हो रहा था बस से, अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 50 यूनिट, कितना ज़्यादा फर्क है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग 40 यूनिट्स हम लोग ज़्यादा पोल्यूशन कर पा रहे हैं, 40 यूनिट्स पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करने की वजह से, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड रेन। क्या है, एसिड रेन। देखो इसको समझो, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज धुआं निकालती हैं, तो उस धुएं में आपको ये मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, हाईली या फिर लार्ज स्केल पर रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज स्केल पर रिलीज होते हैं, रिलीज कराए जाते हैं, किससे, इंडस्ट्री से। अब देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लाउड, और यहाँ पर मान लो ये गैसेस है, NO2 यहाँ पर है, यहाँ पर SO2 है कुछ, फिर यहाँ पर NO2 कुछ है, फिर यहाँ पर, ठीक है, तो अलग अलग जगह ये गैसेस है। अब देखो जैसे ही बारिश होगी, ब्लू मार्कर का है, मिल गई, देखो अब जैसे ही बारिश होगी, देखो जैसे ही बारिश होगी तो ये क्या होगा, NO2 जो होगा हमारा, वो क्या मिल जाएगा, वाटर के साथ मिल जाएगा, किसके साथ, वाटर के साथ। NO2 या फिर SO2 जैसे ही हमारा वाटर के साथ मिलेगा, तब ये जो NO2 वाला पार्ट है ये बना देगा आपका HNO3, जिसे हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। और अगर SO2 वाला पार्ट इससे मिल रहा है तब ये बनाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वो अलग बात है, ये डाइल्यूट होगा, उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। बट ये देखो, अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से गिर रहा है, तो यहाँ पर मान लो एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर मान लो वाटर बॉडी है, यहाँ पर मछलियाँ भी हैं, ठीक है, मछलियाँ भी है। तब ये पानी इन मछलियों के पास जाएगा तो ये क्या होगा, एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करेगा। यहाँ पर से होगा हमारा डैमेज, होगा ऑफ एक्वाटिक लाइफ। किसका लाइफ, एक्वाटिक लाइफ डैमेज होगा। उसके साथ साथ अगर ये बारिश, ठीक है, अगर किसी बिल्डिंग पर पड़ती, मान लो यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग पड़ेगी तो बिल्डिंग का क्या होगा, पेंट खराब होगा, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। आपके बुक में कहीं ना कहीं दिया होगा कि ताजमहल मतलब उस पर बारिश हो रही है तो फिर वो येलोइश हो जा रहा है, ठीक है, तो येलोइश क्यों हो रहा है, इसी एसिड रेन के कारण, ठीक। तो एसिड रेन मेनली आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इसका मेजर कॉज है एसिड रेन का। उसके साथ साथ अलग अलग गैसेस के साथ कॉम्बिनेशन होगा, किसका कॉम्बिनेशन होगा, वाटर का, तो अलग अलग हार्मफुल चीज़ें बनाएंगी और वही हार्मफुल चीज़ें एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करेगी, बिल्डिंग्स को डैमेज करेगी, स्ट्रक्चरल मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करेगी, ठीक है। क्लियर है बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझो, ग्रीन हाउस का मतलब हरा घर। चलो खत्म हो गया टॉपिक, खत्म हो गया, हरा घर खत्म। देखो समझो, ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है। ग्रीन हाउस बेसिकली, जैसे कि मान लो, ग्रीन हाउस को समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक शीशे का घर, एक क्या है, ग्लास का घर है, ठीक है। और ग्लास के घर के अंदर जैसे कि मान लो सनलाइट आएगी, तो सनलाइट इस ग्लास को क्या करेगी, हीट करती है, और अंदर में अ काइंड ऑफ हीटिंग क्रिएट होती है। किससे क्या क्रिएट होती है, हीटिंग क्रिएट होती है। और ये हीटिंग क्रिएट करती है, इस हीटिंग के कारण डेवलप होता है CFCs। क्या आती है, CFC, जिसको हम लोग फ्लोरोकार्बन्स कंपाउंड बोलते हैं, फ्लोरोकार्बन्स। ये वही चीज़ है जो AC से निकलती है गर्मी के मौसम में, जो फ्रिज जो हमने यूज़ किया है घरों में होगा, तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर से
ये गैसेस निकलते हैं जब हम लोग उनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या कि मान लो एक घर है वो पूरे शीशे का है, पूरे ग्लास का है, तो अंदर में काइंड ऑफ हीट डेवलप होगी और उस हीट के कारण एक गैस डेवलप होती है CFCs, ठीक है, जिन्हें हम लोग कार्बन्स कहते हैं। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, इसमें रिलीज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, जो आपके AC और फ्रिज से भी निकलता है, ये आपका करेगा ओजोन लेयर डिप्लेशन। इससे क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन। जैसे किसी किसी जगह ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ है, यानी ओजोन लेयर में छेद हो जाएंगे, ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा, जो सन की यूवी रेज जो आ रही है, जो हार्मफुल यूवी रेज आ रही है, वो अर्थ पर डायरेक्टली पड़ेगी, जिस कारण से आपके ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं। इस कारण से ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो भी जीव जंतु इस जगह पे होंगे जहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लेशन हो चुका है, तो वो जीव जंतु पर भी अगर यूवी रेज डायरेक्टली पड़ी तो उनका सेहत पर खतरा है, उनकी डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकते हैं, ठीक है भाई, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसे हम कम कैसे कर सकते हैं, अब इन्हें हम कैसे करेंगे, रिड्यूस। इसको रिड्यूस करने का एकमात्र तरीका है क्या, फ्रिज को फेंक दो, नहीं, ये तरीका है क्या, नहीं, हमने फ्रिज को नहीं फेंकना। हमने रिड्यूस करने का एक तरीका है कि आप जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो पेड़ लगाइए। देखो हर चीज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हर चीज़ जितनी भी दिक्कत है, अगर आप पेड़ लगाते हैं तो वो सारी दिक्कतें कम होती हैं। उसके साथ साथ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो AC और रेफ्रिजरेटर जैसी चीज़ों से निकलती है, तो उससे हम कम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रात के टाइम पे AC को बंद करके सो जाइए, रूम को ठंडा कर लीजिए, AC बंद करके सो जाइए, कुछ हद तक तो कम होगा, कुछ हद तक तो इन्वायरमेंट बचेगा, ठीक है। उसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था, वो सब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम यूज़ ज़्यादा करना है, कम नहीं सॉरी ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, और कुछ इस चैप्टर में पढ़ने जैसा तो नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट में बताओगे कि हमने और कुछ ये चीज़ जाननी है तो हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद।